संजना उसकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो, तुम बहुत खराब इंसान हो। करण ने कुछ नहीं कहा, बस उसे होठों पर किस कर लिया। संजना उसे धक्का देकर बोली, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे किस मत करो। लेकिन करण उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने वापस संजना को पूरे पैशन के साथ किस कर लिया। मिसेस ग्रोवर उस वक्त संजना के वार्ड में घुसने ही वाली थी और जब उन्होंने अंदर से आती हुई आवाजें सुनी तो वो हैरत में पड़ गई। क्या करण इतनी जल्दी जाग गया? और आराम करने के बजाय वो संजना के वार्ड में क्या कर रहा था? कहीं वो उसे परेशान तो नहीं कर रहा? अभी थोड़ी देर पहले तो वो होश में आई थी। कहीं वो दोनों लड़ तो नहीं रहे हैं? ये लड़का बिल्कुल भी संजना का ध्यान नहीं रखना चाहता। रुको, क्या पता अंदर कुछ और ही चल रहा हो। उन्होंने अपने पीछे खड़े जनरल ग्रोवर से कहा, ये बच्चे भी ना, सच में इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना घायल होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जनरल ग्रोवर ने मिसेस नीना को पैशन से देखते हुए कहा, इसी को तो जवानी कहते हैं, हम लोग भी तो ऐसे ही थे, कहीं भी शुरू हो जाते थे। जनरल ग्रोवर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो अभी भी अपनी बीवी को छेड़ते रहते हैं। वैसे तो नीना ग्रोवर की उम्र हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने पति की छेड़खानियां सुनकर वो शर्मा जाती थी। वो जनरल ग्रोवर को डांटते हुए बोली, आप भी ना कितने बुढ़े हो गए हैं, फिर भी मस्ती सूझ रही है आपको। इसके साथ ही वो उनका हाथ पकड़कर अपने साथ वापस लेकर गई। उन्होंने नर्स को भी कह दिया कि वो करण और संजना को डिस्टर्ब न करे। संजना और करण को किसी भी बात की खबर नहीं थी। संजना ने अपने माथे पर हाथ लगाकर कहा, मुझे फिर से बुखार आ गया है, तुमने मुझे सिर पर इतनी जोर से धपकी क्यों मारी? करण मासूमियत से बोला, मैं तुम्हारा बुखार चेक करने में मदद कर रहा था। अब ऐसे मारकर कौन चेक करता है? ये कैसा चेकअप हुआ? ये मेरा सर है, कोई फुटबॉल नहीं। क्या तुम धीरे से नहीं मार सकते थे? संजना उसे इग्नोर करके मुंह फुलाकर बैठ गई। करण ने उसे पीछे से हक कर लिया और बोला, ठीक है, अब गुस्सा मत हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहे और नीना ग्रोवर को गलतफहमी हो गई थी कि दोनों के बीच कमरे में कुछ चल रहा है। संजना करण के सीने पर सर रखकर बैठी हुई थी। वो कुछ सोच रही थी। करण उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरता हुआ बोला, संजना। करण उसे बहुत कम संजना के नाम से बुलाता था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। संजना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। जो सवाल उसने उस रात पूछा था, आज करण उसका जवाब दे रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। करण आगे बोला, हम यहाँ भी परफेक्ट हैं। और फिर उसने होठों को छूकर बोला, और यहाँ भी परफेक्ट है। संजना जो उसकी बात सुनकर भावुक हो गई थी, उसने फौरन करण के हाथ पर जोर से मारते हुए कहा, बदमाश। करण आगे कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद उसने धीरे से बोला, वैसे मैं ये अजीब सा सवाल पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बहुत दुविधा में थी और डरी हुई थी। करण, अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। करण ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हारी बहन जरूर मिलेगी। जब तक संजना हॉस्पिटल में रही, उसे बहुत से लोग देखने के लिए आए। उसके टीममेट्स, कोच, शारदा आंटी, अर्पिता, त्रिशा और रेहान के अलावा मेघना भी उसे देखने के लिए आई थी। सबसे मिलने के बाद जल्दी ही संजना को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई थी। वो अभी काफी बेहतर महसूस कर रही थी और जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग शुरू करना चाहती थी। वैसे तो कोच इंद्रजीत ने उसे कुछ और दिन आराम करने के लिए कहा था, लेकिन वो और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसकी आधी से ज्यादा ट्रेनिंग मिस हो चुकी थी और वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिस कर सकती थी। आज संजना वापस ट्रेनिंग सेंटर जाने वाली थी, इसीलिए करण संजना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन उसी वक्त युग आ पहुंचा। जब उसने संजना को अपना सामान पैक करते देखा तो वो बोला, संजना, आज तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई क्या? उसे लगा था कि संजना शायद करण का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में रुकेगी। करण फौरन चिल्लाकर बोला, जाओ यहाँ से। युगी सुनकर हैरान था, अब करण को क्या हुआ है? वो तो यहाँ उससे मिलने आया था और उसे अंदर आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था और वो उसे वापस जाने के लिए कह रहा था। संजना मुस्कुराकर बोली, तुम यहाँ करण से मिलने आए हो? युग बोला, दरअसल मैं तुमसे मिलने आया हूँ। करण से मिलके क्या फायदा? वैसे भी तो पता नहीं कितनी बार यमराज से मिलकर वापस आ चुका है। लगता है कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है। तुम बहुत फ्री लगते हो, करण मुस्कुराकर बोला। लेकिन युग और करण बचपन के दोस्त थे। वो करण की झूठी मुस्कान को कैसे नहीं पहचानता? हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो? स्टूपिड करण, कहीं ऐसा तो नहीं कि
ये दोनों मेरे आने से पहले कुछ लवली डवली कर रहे हो? युग धीरे से बोला। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। संजना घबरा कर बोली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कबाब में हड्डी का मतलब क्या है? वैसे भी अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब तुम करण के साथ रहना। मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी। तब युग को समझ आया कि आखिर करण उसे जाने के लिए क्यों कह रहा था। वो अनजाने में ही कबाब में हड्डी बन गया था। ये लड़का तो दिन ब दिन बदमाश होता जा रहा है। इतनी जल्दी? तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकती? करण तो अभी ठीक भी नहीं हुआ है। उसने अपनी तरफ से करण की मदद करने के लिए संजना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे लगा शायद ऐसा करने से करण बाद में उस पर कम गुस्सा करेगा। वो करण को नाराज नहीं देखना चाहता था। वो बहुत चालाक आदमी था। कई बार उसे ऐसा लगता था कि करण ने राजनीति में न जाकर गलती कर दी। संजना बोली, वो कम से कम 1 महीने तक चल नहीं सकता और अगले महीने मेरे 2 कंपटीशन हैं। अगर मैं उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रुक गई तो मैं उनमें भाग नहीं ले पाऊंगी। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें अभी तक अपने कंपटीशन की पड़ी है? युग ने आश्चर्य से कहा। उसे संजना की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो आगे बोला, इस वक्त तो तुम्हें सिर्फ करण के साथ रहना चाहिए। संजना चिढ़कर बोली, वो कोई बच्चा नहीं है। मुझे और भी जरूरी काम है, और भी मामले निपटाने हैं। और वैसे भी हम लोग वीडियो कॉल और फोन के थ्रू एक दूसरे से बात करते रहेंगे। युग सोफे पर बैठकर बोला, शादी के बाद एक औरत का पहला फर्ज उसके पति को देखभाल करना होता है, अच्छे से। संजना गुस्से से बोली, तुमने औरतों को समझ के क्या रखा है? शादी के बाद औरतें सिर्फ घर संभाले, उन्हें अपना करियर बनाने का पूरा हक है। युग बोला, एक अच्छी बीवी वही होती है जो घर पर रहकर अपने पति और बच्चों का ध्यान रखती है। मर्द बाहर जाकर ऐसे कमाते हैं और घर का खर्च उठाते हैं और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। संजना बोली, अच्छा तो तुम्हें इस तरह की बीवी चाहिए? युग ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर था कि उसने ये सब बिना सोचे समझे कह दिया था। वो खुद ऐसा इंसान नहीं था जो बीवी से घर का काम करवाना पसंद करे। संजना ने करण की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी सोच भी युग की तरह है? ये कहकर संजना करण की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में धमकी छिपी हो। करण के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी सच बोलने का सही वक्त नहीं था। संजना ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और बोली, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? करण बेपरवाही से बोला, मैं फालतू सवालों के जवाब देना नहीं चाहता। युग उसका जवाब सुनकर उसे हैरानी से देखता रह गया। ढोंगी? कितना झूठ बोलता है। उसे पहले इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि करण कितना ढोंगी है? फालतू सवाल? युग जानता था कि करण भी उसी की तरह सोचता था। संजना भी ये बात जानती थी कि करण की सोच कैसी है। उसने करण को घूर के देखा, जो गुस्से में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने उंगली को करण के सीने पर पोक करते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम मेरी बात से सहमत हो? करण ने झट से उसकी उंगली पकड़कर कहा, साफ पता चल रहा है कि वो जवाब देने की मूड में नहीं था। संजना ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, फिर मुझे बताओ कि जो कुछ भी युग ने कहा है वो सब गलत है और मेरी हर बात सही है, और ये भी कहो कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। संजना हार मानना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो करण के पीछे लगी हुई थी कि वो युग के सामने उसका साथ दे। युग को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। करण, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। करण हल्के से मुस्कुराया। दरअसल उसे संजना का ये रूप बहुत पसंद था, जिसमें वो उसके साथ नोक-झोंक करने लगती है, ये जानते हुए भी कि वो उसकी जिंदगी है। इसीलिए इस वक्त युग भी वहां था, इसीलिए वो कुछ कह भी नहीं सकता था। जब वो काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो संजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जल्दी करो और जवाब दो। करण हामी भरते हुए बोला, तुमने सब सही कहा, युग तो बकवास कर रहा है। युग को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। करण, तुम तो धोखेबाज दोस्त निकले। क्या ये संजना को उसका प्यार दिखाने का तरीका था? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। संजना खुश होकर बोली, सच? मैं जानती थी कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो और तुम ऐसा नहीं सोचते। अचानक करण ने बात बदल दी और बोला, वहां पर अपना ध्यान रखना, समझी? मैंने कब अपना ध्यान नहीं रखा? संजना मुंह बनाकर बोली। वो नाराज दिख रही थी। उसने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। संजना ने मुस्कुराते हुए करण को हग कर लिया और बोली, तुम दिन ब दिन कुछ हैंडसम होते जा रहे हो। करण ने प्यार से उसके बाल संवारे। तुम भी बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। संजना ने उसे आश्चर्य से देखा। इसका मतलब अब तुम मुझे बदसूरत नहीं बोलोगे?
अगर कोई बचपन से खूबसूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जवानी में भी खूबसूरत रहे। फिर उसने संजना के गालों को पिंच करते हुए कहा, खुद को देखो, तुम बड़े होने के बावजूद भी कितनी बदसूरत होती जा रही हो। लेकिन चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। एक बार और तुमने मुझे बदसूरत बोला तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अगर मैं बदसूरत हूँ तो तुम बदबूदार हो। करण ने पूछा, मैं कहाँ से बदबूदार हूँ? तुम्हारे पैर से। जब से इस पर प्लास्टर चढ़ा है तब से तुमने पैर नहीं धोए, बदबूदार इंसान। संजना उसे मुस्कुराते हुए चिढ़ाने लगी, तुम होगी बदबूदार, क्या तुम नहीं जानती कि तुम हंसते हुए कितनी गंदी दिख रही हो? करण ने फिर हंसते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। संजना ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और हंसते हुए बोली, टैक्सी मेरा काफी देर से इंतजार कर रही है, अब मैं जा रही हूँ। फिर उसने युग को घूरते हुए देखा, मैं करण को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, समझे? युग का दिल वैसे ही उनका प्यार देखकर जल रहा था। हे भगवान, मैं यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने थोड़ी ना आया था। संजना के जाने के बाद युग ने करण को गुस्से से देखा और बोला, करण, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। करण ने युग को देखा, तुम मेरी मदद कर रहे थे? तुम्हारी बात से मुझे याद आया, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? करण का सवाल सुनते ही युग ने अपना सर शर्म से झुका लिया और बोला, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। करण ने गुस्से से कहा, तुमने तो कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई इंसान नहीं है जिसे तुम ना ढूंढ सको। युग ने सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस की। युग बोला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम फैले हुए सभी राज्यों में मैंने छानबीन करवाई है। हर एक औरत, चाहे वो बूढ़ी हो या जवान, चाहे वो बीमार हो या ठीक, मैंने सबके बारे में पता करवाया है। लेकिन फिर भी शालिनी के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, करण, मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी हाल में उसे ढूंढना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा कि शायद शालिनी कभी वापस ना आए। करण को संजना की बात याद आ गई जो उसने उस दिन कही थी, करण, अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उसकी बातों की गहराई को करण अच्छे से समझता था। वो जानता था कि संजना का दिल अपनी बहन के लिए तड़प रहा था। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए करण के चेहरे की बेरुखी दुगनी हो गई थी। वो बोला, लेकिन मैंने भी कहा था कि शालिनी जिंदा है और वो जरूर वापस आएगी। युग के पसीने छूट गए थे। करण आगे बोला, अगर तुम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो तो इसका मतलब ये है कि उसे जरूर कुछ हुआ है, और इसका मतलब ये भी है कि तुम किसी काम के नहीं हो। युग गुस्से से बोला, मैं इसके लिए तुम्हारे सारे कनेक्शंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं किसी काम का नहीं हूँ तो तुम भी बेकार ही हो। इतनी बड़ी दुनिया में शालिनी को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। अगर तुम आसमान से भगवान को भी बुला लो ना तो वो भी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। या तुम कहो तो मैं शालिनी की कमी पूरी करने के लिए उसकी हमशक्ल को भी ढूंढ लूं? करण चिढ़कर बोला, जाओ यहाँ से। युग बोला, जब मन करता है तब मुझे जाने के लिए कह देते हो करण। मुझे समझ में आ रहा है कि जब से तुम्हारी संजना से शादी हुई है तुम अपने दोस्त को भूल गए हो। करण बोला, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं उसे भूल गया हूँ, क्या युग पागल हो गया है? युग चिढ़कर बोला, फिर से जाने के लिए कह रहे हो? जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे तभी तुम जैसा दोस्त मिला है। मैं हर रोज तुम्हारे सारे काम संभाल रहा हूँ, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। वैसे भी तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। जब से मेरे पिता को पता चला है कि मैंने रतिका से शादी तोड़ दी तब से वो मुझसे बहुत नाराज है। तुमने तो संजना से कहा था कि तुम उसकी कंपनी के सारे शेयर खरीद लोगे। अगर तुम उन्हें बैंकरप्ट नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी किसी काम के नहीं हो, समझे? करण ने उसे इग्नोर कर दिया और कंबल ओढ़कर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसे जल्दी से जल्दी ठीक होना था, क्योंकि अगर वो लंगड़ा हो गया तो वो बुद्धू लड़की उसे छोड़ देगी। उसे सोता देखकर युग को और गुस्सा आने लगा। हम बचपन के गहरे दोस्त हैं, मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? करण थोड़ी देर सोचकर बोला, अब जब मैंने संजना से वादा ही कर लिया है तो मुझे उनके शेयर्स तो लेने ही हैं। लेकिन अग्रवाल भी कोई दूध के धुले नहीं है और उनका स्टेटस भी काफी बड़ा है। अगर मैं अभी से उनके शेयर लेना शुरू कर दूं तो भी मुझे उनको बैंकरप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि तब तक तुम्हारी शादी रुक पाएगी। तुम्हें बस आगे होकर इस शादी के लिए मना करना है, इसीलिए तुम शादी तोड़ने का कोई प्लान सोचो। युग ये सुनकर और चढ़ गया। प्लान सोचो? वो कड़वाहट से हंसा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण की बात पर हंसे या रोए। अगर उसके पास कोई प्लान होता तो वो अभी तक इंतजार क्यों करता। वो अपने बाल नोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, करण, क्यों ना मेरे पिता को भी जनरल ग्रोवर की तरह समझ ले। उन्हें अपने बिजनेस को और सफलता की ऊंचाई पर ले जाने के लिए अग्रवाल की पैसों की जरूरत है। करण थोड़ा आराम से लेटे हुए बोला, अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो तुम्हें रतिका से शादी नहीं करनी पड़ेगी। शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म होता है। युग की आंखें ये सुनते ही खुशी से चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वो निराश होकर देखने लगा। भूल जाओ, इस वक्त मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। करण बोला, मैं कौन सा तुम्हें सच में शादी करने के लिए कह रहा हूँ। तुम शादी का नाटक भी तो कर सकते हो। तभी वार्ड के बाहर से कोई आवाज आई और दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। करण ने युग से कहा, बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना, मैं सोने जा रहा हूँ। युग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। वार्ड के बाहर वो एक लड़की से टकराया जो जमीन पर गिरे हुए फल उठा रही थी। फल उठाने के बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए युग से बोली, हेलो मिस्टर युग, तुम? ये तो खुराना परिवार की बेटी है, मेघना खुराना, है ना? वो पहले भी पार्टियों में उससे टकराया था, लेकिन उन दोनों ने कभी बात नहीं की थी। मेघना मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ संजना से मिलने आई हूँ। युग ने कहा, वो थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज होकर वापस ट्रेनिंग सेंटर चली गई है। ये सुनकर मेघना चौंक गई। हाँ, डिस्चार्ज हो गई? लगता है मेरा यहाँ आना बेकार हो गया। फिर वो युग को गौर से देखते हुए बुदबुदाई, वैसे मेरा यहाँ आने का आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। कुछ सोचकर मेघना युग को देखकर मुस्कुराने लगी। युग थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर वहां से जाने लगा। उसने आगे कदम बढ़ाते हुए मेघना से पूछा, मेघना, तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेघना ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी और उसके पीछे फलों की टोकरी लेकर दौड़ी। सच? तुम मुझे छोड़ दोगे? युग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आखिर तुम संजना की दोस्त हो, इस हिसाब से तुम मेरी भी दोस्त हुई। मेघना ने पहले उसे शक की नजरों से देखा और फिर चुपचाप उसके साथ चली गई। कार में बैठकर उसने युग की तरफ देखा और बोली, अभी कार स्टार्ट मत करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। युग कार स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन वो मेघना की बात सुनकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। मेघना थोड़ा हिचकिचा रही थी, फिर उसने गहरी सांस भरकर कहा, तुम भी शादी नहीं करना चाहते और ना ही मैं करना चाहती हूँ। क्या हम दोनों झूठी शादी का नाटक कर सकते हैं? उसका सुझाव सुनकर युग ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मेघना समझ गई थी कि युग क्या सोच रहा है, इसीलिए वो उसे समझाते हुए बोली, जब मैं वार्ड के बाहर खड़ी थी तो मैंने गलती से तुम्हारी और करण की बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी जबरदस्ती रतिका से करवाना चाहते हैं और हाल ही में मेरे पिता भी मेरे साथ यही कर रहे हैं। वो मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक झूठी शादी कर ले। युग कुछ नहीं बोला, बस उसे चुपचाप देखता रहा। मेघना को बहुत शर्म आ रही थी। आखिर वो एक लड़की थी। सिर्फ एक लड़के के आगे होकर शादी की बात करने में वो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। भगवान जानता है कि उसे ये बात करने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। क्या वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा या कुछ कहेगा भी? जब मेघना को लगने लगा कि युग कुछ नहीं बोलेगा, तभी युग ने कहा, मुझसे झूठी शादी करके तुम्हारे परिवार को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को छोटा समझती है। खुराना परिवार का बिजनेस और शानो शौकत युग के परिवार के सामने बहुत मामूली था। मेघना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे परिवार से कौन फायदा उठाना चाहता है? मेरे डैड खुद मेरी शादी तुमसे नहीं करवाने देंगे। वैसे भी तुम्हारे परिवार के सभी रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। मैं बस इसीलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकें, और जैसे ही हमें अपना मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा, हम दोनों तलाक ले लेंगे। युग ने थोड़ा सोचकर कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो एक लड़की होकर उसे झूठी शादी करने के लिए कह रही थी। ये बात उसे कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे शादी से पहले कुछ चीजें साफ करनी है, क्योंकि हम लोग झूठी शादी कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता होने की जरूरत नहीं है। मेघना ये बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। इसके बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। युग बोला, चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में अच्छे से सोच लिया है? कोर्ट मैरिज करने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर तलाक लेने के बाद हम फिर से दूसरी शादी करते हैं तो वो आखिर कहलाएगी तो दूसरी शादी ही। वो लड़का था, इसीलिए उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चाहता था कि मेघना
आखिरी फैसला लेने से पहले एक बार और सोच ले। युग सीरियस होकर बोला, क्या तुम एक बार और सोचना चाहती हो? मेघना इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है। चलो हम भविष्य के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं और कुछ बातों के बारे में फैसला लेते हैं। इसीलिए बाद में हम लोग यहीं से शादी करने चल सकते हैं। युग बोला, ठीक है, डील। दोनों ने मिलकर शादी के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया। फिर दोनों ने एक दिन तय किया और कोर्ट में मिलने का फैसला किया और अपने अपने घर चले गए। शादी के दिन दोनों कोर्ट में मिले और फिर आधे घंटे में ही दोनों सिंगल से शादीशुदा हो गए। पहले अजनबी थे और अब पति पत्नी बन गए। उधर संजना बस ट्रेनिंग के लिए जाने ही वाली थी जब उसे मेघना का कॉल आया। जब उसने उसे युग से अपनी शादी के बारे में बताया तो संजना दंग रह गई। संजना इतनी हैरान थी कि उसके हाथों से सामान नीचे गिर गया। संजना बोली, तुमने क्या कहा? तुमने युग से शादी कर ली? संजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहीं आज मैं अप्रैल फूल तो नहीं बन रही? संजना बोली, मुझसे मजाक मत करो। मेघना बोली, मैं सच बोल रही हूँ। क्या तुम दोनों मेरी टांग खींचना चाहती हो? संजना को अच्छे से याद था कि मेघना का युग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। संजना हैरान होकर बोली, सच में शादी हो गई? मेघना की आवाज काफी गंभीर थी और उसे लग रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही है। अचानक संजना जोर जोर से हंसने लगी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद युग का बच्चा उसकी एक दोस्त को चुराने में सफल हो गया। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। संजना ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और मेघना को लेक्चर देने की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मेघना ने कहा, लेकिन ये झूठी शादी है। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा रहे थे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। संजना ये सुनकर हैरान हो गई। उसका सर चकरा रहा था, जैसे वो बेहोश होने वाली हो। इन अमीरों के बच्चों को अच्छे से मौके का फायदा उठाना आता है। मेघना से बात करने के बाद संजना ने अपना फोन बंद कर दिया। उसे पहले इस खबर से इतना बड़ा झटका लगा था कि उसने और किसी खबर को सुनने की ताकत नहीं रखी थी। उसने कुछ दिनों तक सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने का फैसला किया था। अगर किसी को उससे बात करनी होगी तो वो सीधे कोच इंद्रजीत को फोन कर सकता था। जो कोई भी स्पोर्ट्स में होता है, उसे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। उसने पहले काफी वक्त बर्बाद कर दिया था और अगर वो अब अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाई तो फिर से वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी। वो अगले कुछ दिनों तक अपनी रिकवरी पर ध्यान देने वाली थी और उसने फैसला किया था कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद ही वो अपना फोन ऑन करेगी। बेड पर लेटने के बाद वो सोने ही वाली थी जब उसका फोन बजा। उसने नींद में फोन उठाकर देखा। फोन करण ने किया था। संजना ने फौरन खुश होकर फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन बंद क्यों है? करण बहुत नाराज था। संजना ने फौरन उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने ट्रेनिंग के लिए फोन बंद किया था। मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, इसीलिए मैं फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त भी मैं बुरी तरह से थकी हुई हूँ। क्या तुम मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाओगे? करण ने खड़ूस की तरह हामी भरी और पूछा, क्या तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भेज दूं? संजना मुस्कुराकर बोली, क्या वो लड़का है? करण ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, एक जवान हैंडसम लड़का। क्या तुम्हें आइडिया पसंद आया? बिल्कुल। संजना ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की और शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे दिमाग में तो तुम ही एक जवान हैंडसम लड़के हो और मैं तुम्हें हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन संजना की शरारत भरी बातें सुनकर करण का मूड ठीक नहीं हुआ और वो मुंह बनाकर बोला, मिष्टी, आजकल तुम बहुत ज्यादा शरारती होती जा रही हो। संजना मुंह बनाकर बोली, अब क्या मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर सकती? छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करती। उसने ये कहकर फोन रखने की एक्टिंग की। करण ने गुस्से से कहा, फोन रख के तो देखो। संजना मुस्कुराकर बोली, अब जब तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे तो मैं थोड़ी देर और तुमसे बातें कर लेती हूँ। करण ने शरारत से कहा, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है। संजना ने फोन पर हैरान होकर कहा, करण, जाओ सो जाओ, तुम भी आराम कर लो और तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। संजना बोली, चल कौन रहा है? करण ने जोर से पूछा। तुम और बस तुम, संजना हंसते हुए बोली। और थोड़ा रुककर उसने आगे पूछा, अपने पैर का अच्छे से ख्याल रखना दादाजी। अच्छा, तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। संजना ने अपने पास बैठी मानसी को देखा जो कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, गुड नाइट। शैतान लड़की,
बाद में देखता हूँ क्या करता हूँ। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन संजना की ट्रेनिंग थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी संजना को फोन रखना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनिंग के बाद संजना हमेशा करण से फोन पर बातें किया करती थी। कई बार दोनों वीडियो कॉल भी किया करते थे। वक्त बीतता गया और जल्दी संजना की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। अब नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया जाता था और उसमें पूरे देश भर से बेस्ट स्विमिंग चैंपियंस भाग लेते थे। इस वक्त उनके शहर में इसे आयोजित किया जा रहा था। ये कंपटीशन पूरे 7 दिनों तक चलने वाला था। कंपटीशन से एक दिन पहले सभी स्विमर्स ने अपने फोन कोचेस के पास जमा करवा दिए थे और उनको अपने हॉस्टल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनको रात दिन सिर्फ ट्रेनिंग करनी थी। ये सारा इंतजाम उनका ध्यान रखने और उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए किया गया था। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स का पहला इवेंट 400 मीटर की फीमेल मिक्स रिले था। ये इवेंट उद्घाटन सेरेमनी के तुरंत बाद शुरू होने वाला था, इसीलिए वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। संजना और मानसी भी इस इवेंट में भाग ले रहे थे और क्योंकि ये उनके शहर में हो रहा था, इसीलिए वहाँ की मीडिया उन पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। हेड कोच अमन ने कहा, तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना कि समन्वय सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दोनों को खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना है और आखिरी 50 मीटर पर ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये हमारे शहर में हो रहा है। इसीलिए अगर तुम लोग पहले इवेंट में फर्स्ट नहीं भी आते हो तो भी तुम टॉप 3 में आने की पूरी कोशिश करना। अगर तुम दोनों टॉप 3 में अपनी जगह बना लेते हो तो आज रात मैं तुम लोगों को डिनर पार्टी दूंगा। पार्टी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लगा। संजना का भी हाल ऐसे ही था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कंपटीशन की वजह से उनको डाइट पर रखा गया था। भले ही उनका खाना बहुत बेस्वाद होता था, लेकिन वो काफी पौष्टिक था। ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका था और ऐसे में बाहर डिनर पर जाना काफी लुभावना आइडिया था। 400 मीटर की मिक्स रिले में बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल ऑर्डर थे। मानसी तीसरे नंबर पर तैर रही थी और संजना आखिर में। दोनों लड़कियों के अलावा बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमर काफी अच्छे थे। जब पहली स्विमर पानी में कूदी तो वो तीसरे नंबर के आसपास थी। ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमर थोड़ी धीमी थी और कूदने पर वो चौथी प्लेस पर आई। तीसरा नंबर मानसी का था और उसकी शुरुआत का किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन मुड़ने के बाद उसने इतनी तेजी दिखाई कि चौथे नंबर की स्विमर को पीछे छोड़ दिया। वैसे तो वो अभी भी पहले नंबर की स्विमर से काफी दूर थी, लेकिन वो काफी हद तक दूसरे नंबर की स्विमर के पास पहुंच चुकी थी। इस वक्त पहले और दूसरे नंबर पर पिछले सीजन के चैंपियंस थे। सब जानते थे कि उनसे बढ़त हासिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके कोच उनके तीसरे नंबर पर आने से भी बहुत खुश थे। आखिर उनके शहर ने पास्ट में कभी इस इवेंट के टॉप 5 में भी अपनी जगह हासिल नहीं की थी। संजना फाइनल ऑर्डर स्विमर थी और इस वक्त वो यही उम्मीद कर सकते थे कि वो कहीं पीछे ना रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो मानसी ने तीसरा स्थान पहले ही सुरक्षित कर लिया था। जैसे ही संजना पानी में कूदी, उसके हाथ नाचने लगे और वो तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ी। मानसी ने बहुत मुश्किल से तीसरा स्थान हासिल किया था। अब चाहे जो हो जाए, वो जानती थी कि वो पीछे नहीं रह सकती और कम से कम उसे चौथे नंबर पर तो आना ही था। सब लोग हेड कोच अमन की डिनर पार्टी के सपने देख रहे थे। संजना के पहले और दूसरे नंबर की स्विमर से बढ़त हासिल करने का नहीं सोचा था, बस वो चौथे नंबर की स्विमर से आगे रहना चाहती थी। आखिरी 50 मीटर पर उसने अपनी स्पीड और तेज कर ली। संजना, संजना, संजना। वहाँ बैठा पूरा क्राउड जोर जोर से चिल्ला रहा था। सब तरफ उसका नाम गूंज रहा था। कमेंटेटर्स जो अभी तक मिली जुली बातें बोल रहे थे, वो अचानक से बहुत उत्सुक हो गए। संजना ने दूसरी टीम की मंजू मिश्रा से बढ़त हासिल कर ली है। क्या वो एक बार फिर फर्स्ट प्लेस हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? फर्स्ट प्लेस के कंपटीशन काफी तगड़ा हो गया है और देखते ही देखते संजना ने अपनी स्पीड और तेज कर ली है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संजना आगे बढ़ती जा रही है। वो अभी पहली नंबर की साक्षी से मुकाबला कर रही है। 25 मीटर, आखिरी 25 मीटर। कमेंटेटर ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। उन दोनों की स्पीड और भी तेज होती जा रही थी और तेजी से आगे बढ़ती हुई वो दोनों तेजी से आगे बढ़ रही थी जैसे हवा में उड़ रही हो। और इस बार भी मुंबई की लंबी रेस का घोड़ा एक ही छलांग में फर्स्ट प्लेस को हासिल करने वाला है। वहाँ मौजूद दर्शक जैसे पागल हो गए थे। वो संजना का हौसला बढ़ाने के लिए खुशी से चिल्ला रहे थे, संजना, 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 ऑल द बेस्ट। संजना पूल के किनारे पहुंचने के बाद पानी से बाहर सर निकालकर स्कोर बोर्ड की तरफ देखने लगी और पहला स्थान जाता है
मुंबई की संजना अरोड़ा को। हेड कोच अमन अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वो खुशी से चिल्लाए। सभी दर्शक पूरे जोश और खुशी से तालियां बजाने लगे। आखिर उनका शहर आज पहली बार इस इवेंट में पहले नंबर पर आया था।